हेलो फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 की पूरी रिवीजन कर लेंगे। ओके, देखो हमने चालू कहाँ से किया था। सेक्शन 10 के इसेंशियल एलिमेंट यहाँ पे कवर होने वाले, इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली थी। कौन कौन से एलिमेंट कवर होंगे इस पूरे यूनिट में। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो अब क्योंकि हमने पूरा यूनिट कंप्लीट किया है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो आई होंगी कि हम लोगों ने बेसिकली यही देखा था पूरे इस पर्टिकुलर थर्ड नंबर के यूनिट में। उसके बाद में देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज का कंसेंट फ्री होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक एक लाइन में लिखा है, बट आपको बहुत अच्छे से पता ये एक एक लाइन का कितना बड़ा बड़ा पैराग्राफ, कितने कितने सारे पेजेस इसमें बन जाते हैं। ओके, तो मेनली तो हम लोग ये चार ही बातें देखे थे इस थर्ड यूनिट में। एक तो पार्टीज कॉम्पिटेंट होना, दूसरा इट मस्ट बी मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए। उसके बाद इट मस्ट बी मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। हमने ये भी देखा इसेंशियल एलिमेंट में कि लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और लास्ट में देखा था इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज वॉइड, तो उसको लॉ ने वॉइड नहीं बोलना, ये भी हमने इसके अंदर देख रखा था। तो ये चार ही इसेंशियल एलिमेंट आपके इस थर्ड यूनिट के अंदर कवर्ड है, लेकिन वो बात अलग है कि बहुत ज्यादा डिटेल में कवर्ड है। ओके, आई होप आपको सब ये याद हो रहा होगा। बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। कैपेसिटी रेफर्स टू कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। हमको अच्छे से पता है जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट कोई करना होगा तो यू शुड बी अ कॉम्पिटेंट पार्टी, है ना। अब आगे बोला गया है हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कॉम्पिटेंट होता है, तो ये दिया गया है आपके सेक्शन 11 के अंदर। ओके, तो सेक्शन 11 क्या बोलता है, कौन कॉम्पिटेंट होगा। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी। अब आपको याद आ रहा होगा जो 18 ईयर प्लस है वो एज ऑफ मेजोरिटी का बंदा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज साउंड माइंड। देखो दूसरी बात, कैपेसिटी के लिए दो चीजें लग रही है, एक तो एज ऑफ मेजोरिटी आ गया और सेकेंडली साउंड माइंड आ गया, और तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय द लॉ, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट में। क्लियर हो गई बात सबको। तो अब इसके बाद में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिस सेक्शन डील्स विद पर्सनल कैपेसिटी ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। तो भाई कैपेसिटी के लिए तीन टाइप के बंदे बोले गए हैं। हु हैज अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब जिसने एज ऑफ मेजोरिटी अटेंड कर लिए वो बंदा। ही इज साउंड माइंड, मतलब जो बंदा साउंड माइंड है। और तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो मतलब आप ये दो लाइनें पढ़ो या उसके जगह पॉइंटर में ये पढ़ लो, फर्क कुछ नहीं गिरेगा, दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, तो एज ऑफ मेजोरिटी, फिर उसके बाद साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये तीन आपके क्या हो जाते बताना, कॉम्पिटेंस बताने लग जाते हैं। ओके, उसके बाद एज ऑफ मेजोरिटी बताना। एज ऑफ मेजोरिटी कहां पे गवर्न होता है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट में गवर्न होता है। और हमारे इंडिया में नॉर्मली कितना बताई गई है एज ऑफ मेजोरिटी, 18 इयर्स ऑफ एज। ओके, तो ये है आपका मेजोरिटी का एज। तो अगर आप 18 इयर्स को कंप्लीट कर चुके हो तो आप लोग मेजर माने जाओगे, नहीं तो तुमको क्या माना जाएगा बताना, माइनर ही माना जाएगा। अब बच्चों हम लोग देखेंगे लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट। तो याद रखना कोई भी एग्रीमेंट आप अगर माइनर के साथ करोगे तो वो हमेशा वॉइड एब इनिशियो रहेगा। इन शॉर्ट उस एग्रीमेंट का इन द आइज ऑफ लॉ कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात सबको। और ये फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड होता है। ओके, एब इनिशियो का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसमें हमने एक केस लॉ भी देखा था, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो वहां पे हुआ क्या था, धर्मोदास घोष ने ब्रह्मदत्त से लोन लिया था अपनी एज गलत बता के। धर्मोदास घोष माइनर था, ये भी याद होगा आपको। हुआ इसे ये बात पता चली धर्मोदास घोष की मम्मी को, और अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने स्यू कर दिया उस ब्रह्मदत्त पे, ये बात बोल के कि
ये जो धर्मोदास घोष से मॉर्गेज पे आपने प्रॉपर्टी ली है तो ये आप ले नहीं सकते क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ही क्या है, वॉइड बन चुका है। क्योंकि आपने किसके साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने एक माइनर के साथ में एग्रीमेंट किया था। तो वो केस कौन जीत गया बताना, धर्मोदास घोष के बिहाफ पे उसके जो मम्मा ने लड़ा तो वो जीत गए। फिर लेटर ऑन ब्रह्मदत्त ने क्या किया था, धर्मोदास घोष से राइटिंग में एक इंस्ट्रूमेंट लिख लिया कि वो मेजर होने के बाद आपको पैसे वापस देगा। लेकिन वापस से कोर्ट में केस गया, लेकिन इस बार किसने डाला था वो केस, मोहिरी बीबी ने डाला। और कोर्ट का जजमेंट क्या निकल के आता है बताना, माइनर ने जो भी काम किया होगा ड्यूरिंग माइनॉरिटी वो सब क्या बन जाता है बताना, वॉइड। तो भले ही वो मेजर होके बोलता है कि मैं वापस पैसे दूंगा, और वो इंस्ट्रूमेंट उसने कब लिखा के दिया, माइनॉरिटी में ही लिखा के दिया, तो वो भी वॉइड ही माना जाएगा। ओके, देखो, अ माइनर बोरोड 20,000 from B and as a security for the same executed a mortgage in favor, मतलब उसने mortgage पे कोई प्रॉपर्टी थी। He became a major a few months later, बाद में वो मेजर बना and filed a suit for declaration that mortgage executed by him during minority was void। तो उसने जो मॉर्गेज किया था माइनॉरिटी के टाइम को, तो वो क्या मानना क्या बताना, वॉइड माना गया। एंड अकॉर्डिंगली इट शुड बी व्हाट, कैंसल्ड। ये क्या हो जाना चाहिए, कैंसल होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन केस जीता बताना, माइनर जीता। और माइनर का ये एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड। तो जब वॉइड हुआ तो ये मान लिया गया कि ये तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, मतलब धर्मोदास घोष को कोई लोन दिया ही नहीं गया और ना ही उसने कोई मॉर्गेज किया, ऐसा मान लिया गया। हालांकि धर्मोदास घोष ने डेफिनेटली मॉर्गेज पे रखी थी प्रॉपर्टी, बट मान लिया गया कि इसका कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं है। इन शॉर्ट वो अग्रीमेंट क्या बन गया बच्चों, वो अग्रीमेंट बना वॉइड। It is especially provided in section 10 that the person who is incompetent to contract cannot make a contract within the meaning of the act। तो जो बंदा incompetent होता तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। अब बच्चों हम लोग देखेंगे लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट। तो याद रखना, कोई भी एग्रीमेंट आप अगर माइनर के साथ करोगे तो वो हमेशा वॉइड एब इनिशियो रहेगा। इन शॉर्ट उस एग्रीमेंट का इन द आइज ऑफ लॉ कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात सबको। और ये फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड होता है। ओके, एब इनिशियो का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसमें हमने एक केस लॉ भी देखा था, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो वहां पे हुआ क्या था, धर्मोदास घोष ने ब्रह्मदत्त से लोन लिया था अपनी एज गलत बता के। धर्मोदास घोष माइनर था, ये भी याद होगा आपको। हुआ ऐसे, ये बात पता चली धर्मोदास घोष की मम्मी को, और अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने स्यू कर दिया उस ब्रह्मदत्त पे, ये बात बोल के कि ये जो धर्मोदास घोष से मॉर्गेज पे आपने प्रॉपर्टी ली है तो ये आप ले नहीं सकते क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ही क्या है, वॉइड बन चुका है। क्योंकि आपने किसके साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने एक माइनर के साथ में एग्रीमेंट किया था। तो वो केस कौन जीत गया बताना, धर्मोदास घोष के बिहाफ पे उसके जो मम्मा ने लड़ा तो वो जीत गए। फिर लेटर ऑन ब्रह्मदत्त ने क्या किया था, धर्मोदास घोष से राइटिंग में एक इंस्ट्रूमेंट लिख लिया कि वो मेजर होने के बाद आपको पैसे वापस देगा। लेकिन वापस से कोर्ट में केस गया, लेकिन इस बार किसने डाला था वो केस, मोहिरी बीबी ने डाला। और कोर्ट का जजमेंट क्या निकल के आता है बताना, माइनर ने जो भी काम किया होगा ड्यूरिंग माइनॉरिटी वो सब क्या बन जाता है बताना, वॉइड। तो भले ही वो मेजर होके बोलता है कि मैं वापस पैसे दूंगा, और वो इंस्ट्रूमेंट उसने कब लिखा के दिया, माइनॉरिटी में ही लिखा के दिया, तो वो भी वॉइड ही माना जाएगा। ओके, देखो, अ माइनर बोरोड 20,000 from B and as a security for the same executed a mortgage in favor, मतलब उसने मॉर्गेज पे कोई प्रॉपर्टी थी। He became a major a few months later, बाद में वो मेजर बना and filed a suit for declaration that mortgage executed by him during minority was void।
तो उसने जो मॉर्गेज किया था माइनॉरिटी के टाइम को, तो वो क्या माना गया बताना, वॉइड माना गया, एंड अकॉर्डिंगली इट शुड बी व्हाट, कैंसल्ड। ये क्या हो जाना चाहिए, कैंसल होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन केस जीता बताना, माइनर जीता, और माइनर का ये एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड। तो जब वॉइड हुआ तो ये मान लिया गया कि ये तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, मतलब धर्मोदास घोष को कोई लोन दिया ही नहीं गया और ना ही उसने कोई मॉर्गेज किया, ऐसा मान लिया गया। हालांकि धर्मोदास घोष ने डेफिनेटली मॉर्गेज पे रखी थी प्रॉपर्टी, बट मान लिया गया कि इसका कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं है। इन शॉर्ट वो अग्रीमेंट क्या बन गया बच्चों, वो अग्रीमेंट बना void. It is especially provided in section 10 that the person who is incompetent to contract cannot make a contract within the meaning of the act. तो जो बंदा incompetent होता तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट ये है, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। मतलब माइनर को हमेशा उसकी माइनॉरिटी के लिए हमेशा माफ कर दिया जाएगा। ओके, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एज is not stopped to do so even where he has taken any loan or entered into any agreement by falsely representing that he was a major। मतलब क्या हुआ, अगर कोई माइनर लोन लेता है किसी बंदे से, और वो भी कैसे ले रहा है बताना, अपनी एज गलत बता के, ऐसा भी अगर माइनर करता है तो भी उसको माफ कर दिया जाएगा। ये मैं बोलूंगा, वो अग्रीमेंट तो भी क्या बनेगा, वॉइड ही बनेगा। रूल ऑफ एस्टोपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट द माइनर। ये रूल ऑफ एस्टोपल क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था शायद से। तो रूल ऑफ एस्टोपल का मतलब होता है, हम जो बात रिप्रेजेंट करते तो वो मान लिया जाता है कि वो बात सही है। अब जैसे मैं अगर बोलते फिरो कि मैं उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, अगर मैं बोल रहा हूं लोगों को कि मैं इस पार्टनरशिप का पार्टनर हूं, तो कल चल के वो पार्टनरशिप का अगर कुछ लेना देना हुआ, उसके पार्टनर पे आउट नहीं कर रहे, तो लोग मुझे उठा के लेके जा सकते हैं। क्यों? रूल ऑफ एस्टोपल की वजह से, क्योंकि मैं बोल रहा था ना कि मैं उसका पार्टनर हूं। ओके, तो एस्टोपल का मतलब होता है स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। जब आपने एक बार बोला कि हाँ मैं पार्टनर हूं, और फिर कल आप डिनाई करने की कोशिश कर रहे हो, कल बोल रहे हो कि नहीं मैं तो पार्टनर नहीं था, तो ऐसा चलेगा क्या? जवाब है नहीं चलता। ओके, यू विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, और इसी को क्या बोलते हैं, रूल ऑफ एस्टोपल। तो लेकिन माइनर के केस में वो भी अप्लाई नहीं होता। माइनर बोलता फिर है कि मैं मेजर हूं, तो क्या उसको मेजर मान लेंगे क्या? जवाब है नहीं। ओके, तो माइनर विल ऑलवेज प्लीड फॉर हिज माइनॉरिटी। तो भले उसने गलत एज बता के किसी से लोन लिया, तो भी क्या माना जाएगा बताना, उसको वॉइड माना जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो ये सब बातें हमने देख ली है, फोर्थ पॉइंट हमने कवर किया। उसके बाद लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द केस ऑफ नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर or to any other person whom such minor is legally bound to support is governed by section 68। ठीक है, माइनर को अगर कोई नेसेसरीज सप्लाई करता है, तो वैसे तो इसका सब काला चिट्ठा लिखा है सेक्शन 68 के अंदर। A claim for necessaries supplied to a minor is enforceable by law। अब इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनना। अगर कोई पर्सन माइनर को नेसेसरीज सप्लाई करता है, मतलब माइनर को उसने क्या किया, उसके रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें रिक्वायर्ड होती है वो सप्लाई करेगा, तो ये एनफोर्सिएबल होगा, मतलब वैलिड होगा। हमने नॉर्मल रूल क्या देखा, आप अगर माइनर को कोई भी चीज सप्लाई करते हो, या मैं बोलूंगा माइनर के साथ आप जब एग्रीमेंट करते हो, दैट बिकम्स वॉइड। नॉर्मल केस में वॉइड बनेगा, लेकिन अगर आप माइनर को नेसेसरी सप्लाई करते हो ना, तो ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, ये वेरी मच वैलिड रहेगा। बट अ माइनर इज नॉट लाइबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस एंड नेवर फॉर मोर देन वैल्यू ऑफ नेसेसरीज। लेकिन वो कभी भी लाइबल नहीं रहेगा जिसके लिए वो प्रॉमिस कर रहा है। मतलब उसने प्रॉमिस किया कि मैं इतना इतना पेमेंट दूंगा, ओके, तो बात समझ के लेना,
उसको हम लाइबल नहीं पकड़ सकते और ना ही हम वैल्यू ऑफ नेसेसरी से ज्यादा उससे पैसे चार्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ माइनर। माइनर को कभी भी पर्सनली पैसे नहीं मांगे जा सकते, पर्सनली आप उसको लाइबल नहीं कर सकते, बट ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लाइबल। हाँ, लेकिन अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी होगी तो आप लोग उसमें से रिकवरी कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिकवरी। बात समझ में आ गई? तो माइनर के साथ कोई भी अग्रीमेंट करोगे वैसे तो वॉइड बनेगा, लेकिन सप्लाई ऑफ नेसेसरीज कर रहे हो तो वो वैलिड बनेगा। माइनर की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आती, बट उसकी प्रॉपर्टी विल बी लाइबल। क्लियर हो गई बात? आगे, टू रेंडर माइनर्स स्टेट लाइबल फॉर नेसेसरीज, मतलब आपको माइनर की स्टेट माने प्रॉपर्टी, माइनर की प्रॉपर्टी को अगर आपको टच भी करना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। देखो भाई, माइनर की प्रॉपर्टी को आप ऐसे ही टच नहीं कर सकते। आप उसको सिर्फ टच कब कर सकते बताना, जब आप उसको सप्लाई ऑफ नेसेसरीज कर रहे हो। ओके, तो अगर आपको उसके प्रॉपर्टी को छूना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कौन सी? द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट इन द स्टेशन ऑफ लाइफ। मतलब आप जो गुड्स सप्लाई कर रहे हो वो उसके लाइफ के सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब वो सचमुच में उसके लिए नेसेसरी बनना चाहिए, ये पहला पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट क्या है? माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसरीज। मतलब माइनर के पास ऑलरेडी नेसेसरीज थी, आप फर्दर उसको नेसेसरीज दे रहे हो तो ऐसा चलेगा क्या? जवाब है नहीं चलेगा। ओके, तो माइनर को आप क्या नहीं करने वाले हो बताना, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ नेसेसरीज जो ऑलरेडी है तो वही देने का अगर ट्राई करोगे तो फिर आप उसके प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाओगे। जो चीज उसके पास नहीं है वो अगर आप उसको सप्लाई करते हो तो फिर बात अलग है, तब आप उसके प्रॉपर्टी से रिकवर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ओके, वापस से बोलता हूं, माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड, लेकिन नेसेसरीज के लिए किया वैलिड। माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती बट उसकी प्रॉपर्टी विल बी लाइबल। हमने बोला माइनर के प्रॉपर्टी को टच करना है, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कौन सी दो कंडीशन? नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल नेसेसरीज का होना चाहिए, मतलब वो सचमुच में उसको सपोर्ट करेगी लाइफ में, इनका होना चाहिए। और दूसरी बात, ही मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसरीज, मतलब उसके पास ऑलरेडी ये चीजों का सप्लाई ना हो तो ही जाके ये वैलिड रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? उसके बाद नेसेसरी मीन दोज थिंग दैट आर इसेंशियली नीडेड बाय द माइनर। नेसेसरी किसको बोलेंगे? जो सचमुच में माइनर को इसेंशियल होगी, नेसेसरी होगी, वही रहेगी। दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरीज, लग्जरीज कभी भी इसके अंदर नहीं आएगी, और कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल ये इसके अंदर कभी नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? लग्जरीज, कॉस्टली एंड अननेसेसरी आर्टिकल कभी भी उसके अंदर नहीं आता है। तो नेसेसरीज एक्सटेंड टू ऑल सच थिंग एज रीजनेबल पर्सन वुड सप्लाई टू एन इन्फेंट इन दैट क्लास ऑफ सोसाइटी। तो नेसेसरी क्या होगी बच्चों? जो उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी में जो बच्चा है तो उसको जो जो चीजें चाहिए होती है तो वो सब उसके नेसेसरी के अंदर आएंगी। ओके, एक्सपेंसेस ऑन माइनर्स एजुकेशन, फ्यूनरल सेरेमनीज कम विद इन द स्कोप ऑफ व्हाट नेसेसरीज। अब जब हमने सीखा था तब मैंने आपको डेफिनेटली बताया था कि जो आपके माइनर के एजुकेशन के एक्सपेंडिचर है या फिर फ्यूनरल, फ्यूनरल बोले तो उसके अगर परिवार में किसी की डेथ हो गई है तो उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर होगा, ये सब क्या हो जाएगा बताना, उसका नेसेसरीज के अंदर आ जाएगा। ओके, द होल क्वेश्चन टर्न्स अपॉन माइनर्स स्टेटस इन लाइफ। तो माइनर किस स्टेटस में है उस पर डिपेंड करेगा, और मैं तब भी बताया था स्टेटस का मतलब क्या होगा बताओ। स्टेटस का मीनिंग होगा
कि वो किस पर्टिकुलर एज में है और वहां उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग उसको नेसेसरीज डिपेंड करेगी। यूटिलिटी रेदर देन ऑर्नामेंट इज द क्राइटेरियन। इसका मतलब क्या हो गया, आपको यूटिलिटी देखनी है, मतलब कौन सी चीज उसके लिए रिक्वायर्ड रहेगी ये देखो, ना कि किससे उसको लग्जरी मिलेगी, ये आपको यहाँ पे नहीं देखना है। तो ये सब हमने देखा रिगार्डिंग योर लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज के बारे में। ओके, अब इसके बाद हम लोग इसके बाद में और एक पॉइंट देख चुके थे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, हाउ फार इन्फोर्सिएबल। अगर कॉन्ट्रैक्ट गार्जियन करता है माइनर के बिहाफ पे, तो सवाल है ये कितना इन्फोर्सिएबल होगा। तो याद रखना, दो माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, माइनर कोई एग्रीमेंट करे तो वो तो वॉइड रहेगा, लेकिन हिज गार्जियन कैन मेक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स बिहाफ। माइनर तो कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही बनेगा, लेकिन अगर उसका गार्जियन माइनर के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। वेयर द गार्जियन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर विच इज विद इन हिज कॉम्पिटेंस, अगर गार्जियन भी कॉम्पिटेंट है तो फिर जाके वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, एंड विच शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, मतलब वो अगर माइनर के बेनिफिट के लिए होगा तो जाके फिर वो क्या बनने वाला है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो शॉर्ट में बोलूं, माइनर का एग्रीमेंट तो वॉइड होता, बट उसका गार्जियन उसके बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, वैलिड रहेगा, लेकिन वो गार्जियन भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और दूसरी बात वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा, वैलिड बनेगा। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय द गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आर नॉट वैलिड, लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेंगे। ओके, बात याद रखना, अगर गार्जियन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाए तो क्या हम सबको वैलिड बोलते फिरेंगे क्या, जवाब है नहीं। जैसे अगर कोई माइनर के इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट करता है उसका गार्जियन, तो क्या वो वैलिड रहेगा, जवाब है जी नहीं। लेकिन अगर उसका कोई सर्टिफाइड गार्जियन माइनर के बिहाफ पे सेल आउट करता है प्रॉपर्टी, तो क्या वो वैलिड हो सकता है क्या, जवाब है यस, मे बी इनफोर्स्ड, ये सही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्ट्रैक्ट बाय द गार्जियन। तो वैसे तो माइनर का एग्रीमेंट वॉइड, लेकिन गार्जियन उसके बिहाफ पे करे वैलिड, अगर वो अपने कॉम्पिटेंस में कर रहा है और फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर कर रहा है तो वैलिड रहेगा, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन वैलिड नहीं रहते। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करेगा गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर तो ये वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन सर्टिफाइड गार्डियन अगर करता है तो वो वैलिड रहेगा। और सर्टिफाइड गार्डियन कौन रहता है बताना, विच इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, माइनर्स एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड, there can be no question of specific performance of such agreement। माइनर अगर प्रॉमिस करता है कि मैं ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, ये एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस कर दूंगा, ऐसा प्रॉमिस किया था माइनर ने, और कल चल के माइनर वो प्रॉमिस फुलफिल ना करे, तो क्या कोई बंदा माइनर को फोर्स कर सकता है फॉर सच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो जवाब है जी नहीं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप लोग माइनर को फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज उसके साथ का एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड ही बनने वाला। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नो इंसॉल्वेंसी, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड insolvent as he is incapable of contracting debts। ओके, देखो बहुत सीधी सी बात है, हमने देखा था माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, लेकिन माइनर के ऊपर कभी भी लाइबिलिटी कभी निकल के आ ही नहीं सकती। तो अगर माइनर की लाइबिलिटी ही नहीं निकलती तो मुझे एक बात बताओ, क्या माइनर कभी इंसॉल्वेंट हो सकता है क्या, जवाब है नहीं। तो माइनर कैन नॉट बी बिकमिंग व्हाट, इंसॉल्वेंट, एज ड्यूज आर पेबल फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, मतलब ड्यूज अगर आए भी तो उसके वो पर्सनल प्रॉपर्टी से जाते हैं,
तो ही इज नॉट पर्सनली लाइबल, कभी वो पर्सनली लाइबल नहीं होता। तो याद रखना, नो इंसॉल्वेंसी। पार्टनरशिप, माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सो कैन नॉट बिकम पार्टनर, ये मैंने आपको बोला था, बट ही कैन बी एडमिटेड। देखो, एडमिटेड का मतलब पार्टनर बन गया ऐसा नहीं होता, सिर्फ उसको लिया जाता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या बन गया, पार्टनर बन गया, ये चीज याद रखना। उसके बाद माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर एक एजेंट बन सकता है। Minor can act as an agent, but he will not be liable for his principal for his acts. Okay, तो minor कभी भी क्या हो सकता है बताना। Minor can act as agent, agent बोल के काम कर सकता है, but he will not be liable to his principal for his act. मतलब कल चल के माइनर कुछ लफड़ा कर दे तो क्या प्रिंसिपल इस माइनर को पकड़ सकता है क्या? जवाब है नहीं, नहीं पकड़ सकता। A minor can draw, deliver and endorse negotiable instrument. Negotiable instrument का मतलब जैसे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो माइनर ड्रॉ भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है और एंडोर्स भी कर सकता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लाइबल, लेकिन वो कभी खुद को लाइबल नहीं करेगा। बात समझ के लो, क्योंकि उसकी कभी लाइबिलिटी तो निकलती नहीं है। तो ये 3 पॉइंट क्या देखें, नो इंसॉल्वेंसी, क्योंकि कभी माइनर के डेब्ट्स आ ही नहीं सकते, लाइबिलिटी आती ही नहीं है, तो वो कभी इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से क्योंकि रिकवरी होती है। पार्टनरशिप, ये कभी पार्टनर बन ही नहीं सकता। हाँ, सबके कंसेंट से इसको लिया तो जा सकता है, पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है। माइनर एजेंट बन सकता है क्या? जी हाँ, एजेंट बन सकता है, लेकिन अगर उसने कुछ कुटाना कर दिया तो उसके प्रिंसिपल को वो लाइबल नहीं रहेगा, ये बात ध्यान में रखना। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। अब ये चीज ध्यान में रखना, वैसे तो पेरेंट्स अगर जो गार्जियन या पेरेंट्स है वो अगर माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो वैलिड रहेगा, लेकिन माइनर विदाउट द अथॉरिटी ऑफ पेरेंट किसी से कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाए तो क्या पेरेंट लाइबल होने लग जाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसा रहता तो माइनर तो कोई मोबाइल शॉपिंग में जा रहा है, मोबाइल परचेस करके ला रहा है और बोल रहा है मेरे पापा को लाइबल करो, लैपटॉप लेके आ रहा है, बोल रहा है मेरे पापा से पैसे मांगो, ऐसा चलेगा क्या? जवाब है नहीं। तो जब तक माइनर को अथॉरिटी नहीं होती तब तक उसके पेरेंट और गार्डियन कभी लाइबल नहीं हो सकते, ये बात याद रखना। The parents will be held liable only when child is acting as an agent. हाँ, और पेरेंट्स कब लाइबल होंगे? जब चाइल्ड उनका एजेंट बन के काम कर रहा है तभी लाइबल होगा। ओके, उसके बाद जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। अगर कोई जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट होता है माइनर और एडल्ट के बीच में, तो मुझे एक बात बताओ, फिर क्या होगा? माइनर को नहीं पकड़ा जाएगा, माइनर विल नॉट बी लाइबल, बट दैट अडल्ट मेंबर डेफिनेटली विल बी लाइबल, ये बात याद रखना। ओके, इन केस द एडल्ट विल बी लाइबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर, ये याद रखना। और सेनदास वर्सेस रामचंद्र का यहाँ पे केस है, वो सेम ऐसा ही है। श्योरिटी फॉर माइनर, in a contract of guarantee, when adult stands surety for the minor, then he will be liable to the third party. Okay, अगर माइनर के लिए कोई बंदा गारंटी देता है, कोई एडल्ट बोलता है कि ये माइनर ने पैसे नहीं दिया तो मैं आपको पैसे दूंगा, तो डेफिनेटली फिर किसकी लाइबिलिटी आएगी बताना? उस श्योरिटी की, मतलब जिसने गारंटी थी उसकी वहां पे लाइबिलिटी आएंगी। ओके, उसके बाद माइनर एज अ शेयर होल्डर, अगर माइनर को शेयर होल्डर बनाना है तो उसको शेयर्स परचेस करने पड़ेंगे। तो सवाल है, क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता? तो जवाब है स्ट्रिक्टली नहीं, वो शेयर होल्डर नहीं बन सकता। इफ बाय मिस्टेक, मतलब गलती से भी अगर वो मेंबर बन गया, माने शेयर होल्डर बन गया, तो कंपनी कैन रिजाइन द ट्रांजैक्शन। रिजाइन का मतलब है कैंसल कर देगी ट्रांजैक्शन। ओके, और रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर। कंपनी एक मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करती है, और अगर गलती से इसको अगर चले भी जाए तो फिर क्या होगा? उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा दिया जाएगा। ओके, बट अब माइनर में
एक्टिंग दो हिज लॉफुल गार्डियन बिकम अ शेयर होल्डर। हाँ, उसका गार्डियन उसके बिहाफ पे शेयर होल्डर बन सकता बाय ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स। कभी कभी क्या हो सकता है, उसके गार्डियन को फिर वो वैसे शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, या कभी कभी ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, गार्डियन की डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसके शेयर्स भी ऐसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग होता है। अगर कुछ आप सिविल रॉन्ग करते हो तो डेफिनेटली आप लोग लाइबल होंगे, अनलेस टॉर्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर टॉर्ट तुम्हारा जस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप और कुछ गलत काम कर रहे हो एज अ माइनर, तो फिर डेफिनेटली आप लोग वहां पे लाइबल होंगे। जैसे वेयर द माइनर बोरोड अ हॉर्स फॉर राइडिंग, लेकिन उसके दोस्त ने जंप मार के क्या कर दिया, हॉर्स को मार डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, सिविल रॉन्ग हो गया, तो यहाँ वो लाइबल होने लग जाएगा। क्लियर। वो सिर्फ अगर हॉर्स लेता, राइड कर लेता, रेंट पे लेता और फिर पैसे नहीं देता, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता। तो इसके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं आती माइनर की। माइनर को कोई मार नहीं सकता, ठोक नहीं सकता। बट माइनर का दोस्त घोड़े पे जंप मार के घोड़े की जान लेता है, तो मुझे एक बात बताओ, ये सिविल रॉन्ग हो गया और डेफिनेटली यहाँ पे फिर आपका माइनर लाइबल होने लग जाएगा। ओके, ये सब याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट योर माइनर। ठीक है। उसके बाद पर्सन ऑफ साउंड माइंड। कॉन्ट्रैक्ट में कैपेसिटी जब हम लोग बोल रहे हैं ना, तो पहली बात तो एज ऑफ मेजोरिटी चाहिए, और दूसरा पर्सन शुड बी साउंड माइंड। साउंड माइंड का पर्सन चाहिए। पर्सन को साउंड माइंड कब बोलेंगे, व्हेन ही इज एबल टू अंडरस्टैंड और कैपेबल ऑफ मेकिंग रैशनल जजमेंट। ओके, जब वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म समझ सकता हो और कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, अगर उसको सब समझ रहा है और जजमेंट भी ले सकता हो, तब उसको बोलेंगे वो साउंड माइंड का बंदा है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन है वो उसको समझ में आ रही होंगी, और दूसरा वो कोई रैशनल जजमेंट अगर ले सकता होगा, तो जाके हम लोग उसको बोलेंगे पर्सन ऑफ साउंड माइंड। नहीं तो फिर वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड नहीं होता। ओके। पर्सनल यूजुअली अनसाउंड, मतलब जो हरदम अनसाउंड होता और ओकेजनली साउंड माइंड बन जाता, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता, कर सकता, लेकिन कब, जब वो साउंड माइंड का रहेगा। क्लियर। पर्सन यूजुअली साउंड माइंड, हमेशा वैसे तो उसकी बुद्धि ठिकाने रहती, बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड बनता, तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड हो। A patient in lunatic asylum, मतलब पागल खाना, who is at interval of sound mind may contract during those interval, तो जब वो साउंड माइंड होगा तो वो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके। अ सेन मैन, मतलब अच्छा भला इंसान, डेलीरियस फॉर फ्रॉम फीवर, मतलब जो सफर कर रहा है फीवर से, एंड और हुई सो ड्रंक, और जिसने बहुत पिया हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म समझ नहीं सकते और ना ही रैशनल जजमेंट ले सकते, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे बताना, अनसाउंड माइंड बोल देंगे। क्लियर हो गया। पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाएगा बताना, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर होगी बात सबको। तो आप लोगों को देखना हो तो आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो। देखो क्या बोला है, पर्सन हु इज यूजुअली अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली साउंड माइंड, वैसे तो अनसाउंड बट कभी कभी साउंड माइंड, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज साउंड माइंड, जब उसकी बुद्धि ठिकाने होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता। पर्सनल यूजुअली साउंड माइंड बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड, तो ये अनसाउंड माइंड जब होगा तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ये चीज याद रखना। ओके। फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमने क्या क्या देखा था बताना, हमने देखा था फॉरेन सोवरेन्स होते हैं, मतलब वो जो वीजा वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एम्बेसडर्स भी हो गए, एलियन इनेमी हो गया, कॉर्पोरेशन, कॉन्विक्ट्स, इसमें बस आपको कॉन्विक्ट, इंसॉल्वेंट, फॉरेन सोवरेन और एलियन इनेमी, बस इतने ही आपको याद रखने हैं। वैसे भी छोटा सा पॉइंट है, ना आने की ना जाने की इसकी कोई प्रोबेबिलिटी रहेंगी। ओके, तो ये हमने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अब पूरी तरह से रिवाइज कर लिया। देखो इतना बड़ा था और हमने रिवीजन क्या कर ली, इसकी फटाफट कंप्लीट कर ली। ओके।